ये कहानी है वेड केली और लीजा सेचस नाम के दो प्रेमियों की, जो जून 2015 में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र पर अपनी छुट्टियां बिताने गए थे। पर उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की एक सबसे मुश्किल इम्तिहान होने वाली है, जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भुला सकते। तो चलो दोस्तों, जानते हैं उस सफर में वेड और लीसा के साथ क्या हुआ था, उनके जीवन पर बनी साल 2019 की मूवी आउटबैक द्वारा। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एयरपोर्ट पर खड़ी एक लीसा नाम की लड़की को। लीसा यहाँ अपने बॉयफ्रेंड वेड का इंतजार कर रही थी, लेकिन वेड उससे पहले ही यहाँ आ चुका था, इसलिए वेड उससे नाराज होता है। दरअसल लीसा और वेड दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और कॉलेज की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए ये अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया आए होते हैं। अब एयरपोर्ट से ये शाम तक सिडनी के कैपे कैबेना बीच पर आते हैं, जहाँ की सुंदरता देखकर ये बहुत खुश होते हैं। बाद में दोनों उस बीच पर बहुत मस्ती करते हैं, पर तभी वेड के पैर को एक जेलीफिश काट लेती है, जिससे उसके पैर पर एक घाव बन जाता है। रात को ये दोनों अपने गाड़ी में ही सोना पसंद करते हैं। यहाँ लीसा वेड को वहाँ की रेगिस्तान में बसी आयर्स रॉक नाम की जगह के बारे में बताती है और वहां जाने के लिए वो वेड को कन्विंस करने लगती है और वेड भी मान जाता है। सुबह वेड आयर्स रॉक का मैप अपने मोबाइल में सेट करता है, तो उसे पता चलता है कि उनका ये सफर 36 घंटों का होने वाला है और ये दोनों भी खुशी खुशी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। पर ये इस बात से अनजान होते हैं कि ये सफर इनके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है। ये जैसे जैसे उस रेगिस्तान के अंदर जा रहे थे, इनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था। ये रास्ते में एक जगह रुककर अपने गाड़ी में फ्यूल भरवाते हैं और खाने के लिए कुछ सामान भी खरीदते हैं। इन्हें चलते चलते अब रात हो जाती है। रात को ये एक मोटेल में रुकते हैं। रात को इन दोनों में एक दूसरे को लेकर आर्ग्यूमेंट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। सुबह फिर से दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर अगले सफर पर निकल पड़ते हैं। ये दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उस वीरान रेगिस्तान के अंदर जा रहे थे। नेटवर्क सही से ना होने की वजह से इनका मैप भी बार बार रिसर्च हो रहा था और हर बार एक नया रूट दिखा रहा था, पर यह बात इनके समझ में नहीं आ रही थी और ये उस मैप को ही फॉलो कर रहे थे। ऐसे करते करते ये मेन हाईवे को छोड़कर रेगिस्तान की कच्ची सड़क पर आते हैं, जहां इनके चारों तरफ बस वीरान रेगिस्तान ही होता है। ये अब रास्ता भटक चुके थे, पर फिर भी वेड आगे बढ़ता ही रहता है और मैप को फॉलो कर रहा था। लेकिन एक जगह पर आकर इनका मैप इन्हें यू टर्न लेने के लिए कहता है। उसे देखकर ये तुरंत रुक जाते हैं। ये देखते हैं कि वो एक बीहड़ रेगिस्तान में है, जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। मैप इन्हें एक और रूट दिखाता है, पर इन्हें लगता है कि मैप गलत रास्ता बता रहा है, इसलिए वो मैप को बंद करते हैं और आगे का सफर खुद की सूझबूझ से करने का तय करते हैं। और वेड अब उस रास्ते से आगे बढ़ने का तय करता है, पर बहुत देर तक सफर करने के बावजूद भी उसे यहाँ ना कोई हाईवे मिल रहा था और ना कोई गांव। बहुत अंदर आने के बाद आखिर वो थक हार कर एक जगह गाड़ी रोक देता है। गाड़ी से बाहर आकर ये अब एक दूसरे को ही इस हालात का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, पर कुछ देर बाद शांत होकर यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचते हैं। इन्हें पास ही एक पहाड़ी दिखाई देती है और ये डिसाइड करते हैं कि ये उस पहाड़ी पर जाएंगे, जहाँ से हो सकता है इन्हें कोई हाईवे या गांव दिखाई दे, पर ये वहां अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते। ये दोनों अपने साथ गाड़ी से पानी और खाना लेकर उस पहाड़ी की तरफ चल देते हैं। रास्ते में ये एक दूसरे से बात करते हुए उस पहाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, पर इन्होंने जितना पास उस पहाड़ी को सोचा था, वो उससे कहीं गुना दूर होती है। और चलते चलते भूख लगने के कारण ये अपने पास का जो भी खाना था उसे खा लेते हैं और इनका पानी भी जल्द ही खत्म होने वाला था। अब यहाँ शाम हो जाती है और ये उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, पर इन्हें यहाँ से देखने पर दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई देता और ना इनके मोबाइल को नेटवर्क आ रहा था। थोड़ी देर वही रेस्ट करके ये वापस गाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं, पर अब यहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने के लिए
दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। बहुत देर तक चलने के बावजूद भी ये गाड़ी तक नहीं पहुंचे थे, पर एक जगह पर आकर ये बात इनके समझ में आ जाती है। लेकिन तब तक ये बहुत थक गए थे। वो एक जगह पर बैठकर तय करते हैं कि वो रात यही गुजारेंगे और सुबह होते ही गाड़ी ढूंढेंगे। रात को ये दोनों इसी जगह जमीन पर सोते हैं। जब सुबह होती है तो ये इन दोनों का इस बीहड़ में पहला दिन होता है। लिसा वेड को जगाती है, लेकिन वेड के पैर में बहुत दर्द होता है। वो जब अपनी पैंट खोलकर देखता है तो जेली फिश के काटने से उसके पैर पर जो घाव बना था अब वो गहरा हो गया था और इससे वेड को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर भी ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, पर सुबह से शाम हो जाती है और इन्हें दिन भर ढूंढने के बावजूद भी गाड़ी नहीं मिलती। अब इनके पास ना खाने के लिए खाना होता है और ना ही पीने के लिए पानी, और इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी इन्हें एक और रात इसी बीहड़ में गुजारनी पड़ती है। रात को जब ये सो रहे थे तो इनके पास एक जहरीला बिच्छू आता है जो लिसा को काट लेता है, पर नींद में उसे इस बात का पता नहीं चलता। अब फिर एक बार यहाँ सुबह हो जाती है और इस जगह पर फंसे ये इनका दूसरा दिन होता है। वेड सुबह जगता है और लिसा को जगाने लगता है, पर लिसा नहीं जगती। वेड अब परेशान हो जाता है। वो मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाता है, पर यहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए वेड लिसा को अपने कंधे पर उठाकर गाड़ी ढूंढने के लिए चल देता है। पर जब हम इस जगह का ऊपर से व्यू देखते हैं तो दूर दूर तक फैला हुआ ये विशाल रेगिस्तान ही होता है। पर वेड के पैर में हुए घाव की वजह से वो लिसा को लेकर ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, इसलिए वो उसे नीचे रख देता है और घसीटते हुए उठाते हुए एक जगह पर लाकर रख देता है। तभी वो आसमान में एक प्लेन देखता है, पर वो प्लेन उससे नहीं देख पाता और यहाँ से चला जाता है। बाद में वेड बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करता है और उनकी मदद से SOS लिखता है, ताकि अगर वो प्लेन यहाँ वापस आए तो इन्हें यहाँ इनकी मौजूदगी के बारे में पता चले। वेड को यहाँ यूरिन आता है, पर कुछ सोचकर वो यूरिन नहीं करता। वो लिसा के पास आता है और उसे यही रखकर अकेले ही गाड़ी ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि अब वो बहुत थक चुका है। वो जाते समय एक लकड़ी से लकीर खींचते हुए जा रहा था, ताकि वापस आते समय उसे रास्ता पता चले। थोड़ी देर बाद इधर लिसा को होश आता है। वो बिच्छू काटने की वजह से उसे अब भी बहुत दर्द हो रहा था। वो आसपास देखती है तो उसे वेड कहीं भी दिखाई नहीं देता और वहीं पर रुककर वो वेड का इंतजार करती है। इधर वेड अपने पैर में तकलीफ होने के बावजूद भी चल रहा था, ताकि जल्द से जल्द वो गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन उसे बहुत प्यास लगी थी। वो बैग से बोतल निकालता है और उसमें यूरिन करके उसे पी लेता है। अब जल्द ही रात होने वाली थी, इसलिए वेड आगे ना बढ़कर वापस लिसा की तरफ जाने लगता है। इधर लिसा बहुत देर से वेड के आने का इंतजार कर रही थी और रात भी होने वाली थी। तभी लिसा को भेड़ियों के भौंकने की आवाज आती है और वो डर कर वहां से चली जाती है। अब रात हो जाती है। वेड उस जगह पर आ जाता है जहां वो लिसा को रख कर गया था, पर उसे यहाँ लिसा दिखाई नहीं देती और वो परेशान हो जाता है। लिसा इधर वेड को जोर जोर से आवाज देते हुए आगे बढ़ रही थी। वेड और लिसा अब सोते हुए खुद को ही ये यकीन दे रहे थे कि कल वो जरूर एक दूसरे से मिलेंगे। सुबह होने के साथ ही इस बीहड़ रेगिस्तान में इनका तीसरा दिन भी शुरू होता है। लिसा की हालत अब बहुत खराब होती है। प्यास की वजह से उसके होंठ भी सूख गए थे और ऊपर से उस बिच्छू का जहर उसके शरीर को हर पल कमजोर कर रहा था। लिसा अपनी प्यास बुझाने के लिए सूखी घास को चबाती है ताकि उसे थोड़ा सहारा मिल जाए, पर उस सूखी हुई घास से उसे कोई मदद नहीं मिलती। वेड सुबह जगता है तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए ना चाहते हुए भी अपने बचे हुए यूरिन को पी लेता है और लकड़ी से लकीर खींचते हुए चलने लगता है, पर हर एक कदम के साथ साथ उसके पैर का दर्द भी बढ़ रहा था। फिर भी वो आगे ही बढ़ रहा था। तभी चलते चलते वो कच्ची सड़क पर पहुंच जाता है और उस सड़क पर कुछ देर चलने के बाद उसे उसकी कार दिखाई देती है। वो कार के पास आता है और अंदर बैठकर खाने के लिए और पीने के लिए पानी ढूंढता है, पर पूरी गाड़ी में उसे कुछ भी नहीं मिलता।
वो जब गाड़ी को स्टार्ट करके देखता है तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसे पता चलता है कि उस पहाड़ी पर जाते समय इनके गाड़ी के हेडलाइट ऑन ही रह गए थे। इससे गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। वो बहुत इरिटेट हो जाता है, मानो कोई जानबूझकर ही उसके साथ ऐसा कर रहा हो। वो गाड़ी के बाहर आता है और गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन कूलिंग वाटर पी लेता है, जिससे पीते समय उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे पी लेता है ताकि उसमें थोड़ी ताकत आ जाए और वो लीसा के लिए कुछ यूरिन इकट्ठा कर पाए। वो यहाँ से निकलते समय फिर एक बार बोतल में यूरिन करता है और लीसा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और उस सुनसान रेगिस्तान के अंधेरे में वेड लीसा को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो इंजन कूलिंग वाटर पीने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हुई थी और एक जगह आकर आग जलाकर वही सो जाता है। इधर लीसा वेड से दूर होकर वो वेड की अहमियत जान जाती है। उसने वेड के साथ रहकर उससे जो बुरा बर्ताव किया उसे याद करके खुद को ही कोसने लगती है। अब फिर एक बार यहाँ सुबह हो जाती है और ये इनका इस बीहड़ में चौथा दिन होता है। सुबह वेड की आंख खुलती है, उसके पेट में हो रहे तेज दर्द के साथ उसे यूरिन आता है तो वो फिर एक बार उसी बोतल में करता है, लेकिन वेड की हालत बहुत खराब हो जाती है और उसे खून की ओमेटिन होती है। इधर लीसा थक कर एक जगह सो जाती है और वेड के बारे में सोचते हुए हाथों से मिट्टी खुरेदने लगती है तो उसे एहसास होता है कि मानो वहां कोई लकीर है। जब हम ऊपर से व्यू देखते हैं तो लीसा उसी लकीर पर सोई हुई थी जिसे वेड ने लकड़ी की मदद से बनाया था। वो अब खड़ी हो जाती है और उस लकीर की मदद से आगे बढ़ती रहती है। तभी उसे थोड़ी ही दूर वेड दिखाई देता है। वो तुरंत वेड के पास आती है और उसके गले लग जाती है। वेड उसे माफी मांगते हुए कहता है कि यहाँ फंसने की वजह वो है। फिर वो लीसा को कहता है कि ये लकीर तुम्हें गाड़ी तक ले जाएगी और उसके यूरिन की बोतल लीसा को देते हुए कहता है कि इसे मैंने तुम्हारे लिए रखा है। पर लीसा उसे कहती है कि मैं ये नहीं पी पाऊंगी। तो वेड उसे कहता है कि ये तुम्हें गाड़ी तक पहुंचाने में मदद करेगी और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो लीसा को यहाँ से जाने के लिए कहता है और अचानक वेड की हालत बहुत खराब होती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसकी मौत से लीसा बहुत दुखी होती है और पूरी रात वेड के पास ही सोती है। सुबह जब लीसा जगती है तो उस जगह पर फंसे ये इनका 5वां दिन होता है। लीसा को अब भी यकीन नहीं होता कि वेड उसे छोड़कर जा चुका है। वो वेड ने दी हुई बोतल उठाती है और ना चाहते हुए भी उस यूरिन को पीने लगती है, क्योंकि उसने 5 दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी और उसे अपनी प्यास बुझानी थी। अब वो आखिरी बार वेड को अलविदा कहकर लकीर के साथ साथ आगे बढ़ती है और कुछ देर बाद गाड़ी के पास आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। तभी उसके हाथ पर एक सांप आता है। लीसा बिना हिले एक ही जगह बैठी रहती है और वो सांप उसके पूरे शरीर पर घूम रहा था। वो सांप थोड़ा साइड में हो जाता है और लीसा को गाड़ी से बाहर आने का मौका मिलता है। लीसा अब वहीं पर बैठे वेड को याद कर रही थी। यहाँ फिर एक बार रात हो जाती है और लीसा अपने फोन में वेड और उसकी फोटो देखती है। वो आसमान में तारों की तरफ देखकर खुद की मौत की दुआएं मांग रही थी, क्योंकि अब उसे भी लगने लगा था कि शायद उसका यहाँ से बच पाना नामुमकिन है। अब इस बीहड़ रेगिस्तान में लीसा का 6वां दिन भी निकलता है, जहाँ एक एक पल लीसा अपनी मौत की तरफ बढ़ रही थी। तभी लीसा के पास कोई आता है और उसे पानी पिलाता है। लीसा के लिए अपने होठों पर उस पानी का एहसास किसी अमृत से कम नहीं होता। अब लीसा आंखें खोलकर देखती है तो वो एक औरत है जो लीसा को उठाकर अपने गले लगा लेती है। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि लीसा को बचाने वाली औरत इस बीहड़ से अपने प्लेन से गुजर रही थी, तो गुजरते समय उसने वेड का लिखा हुआ SOS देख लिया था और उसे देखकर ही वो यहाँ इन्हें ढूंढते हुए आई थी। इस घटना के बाद वेड की लाश को वापस अमेरिका भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम में उसकी मौत का कारण इंजन कूलिंग वाटर था। लीसा ने यहाँ से जाने के बाद नर्सिंग कोर्स किया। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
थैंक्स फॉर द वॉचिंग।